हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था यूनिट नंबर 6 द रिवार्ड बाय लॉर्ड डंसनी, और ओवरव्यू भी देखा हमने इसका, और इसका पार्ट 1 जो था वो हमने रीड आउट भी किया था। आज इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 की रीडिंग और प्लस साथ में हम एक्सरसाइज देखेंगे, और साथ में हम ग्रामर का जो वर्क हमारा चल रहा है फिर वर्ड्स उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द रिवार्ड फ्रॉम पेज नंबर 39 ऑफ टेक्स्ट बुक। लाइन नंबर 1, हाउ डिड ही डू दैट? उसने ये सारा कुछ कैसे किया? आज टर्बर्ट ने पूछा। लास्ट टाइम पेज 1 के ऊपर पार्ट 1 के अंदर जो स्टोरी चल रही थी, डिस्कशन हो रही थी इन बिटवीन जॉर्कन्स एंड टर्बर्ट। टर्बर्ट कह रहा था कि कामयाब होने के लिए मौका चाहिए, और जॉर्कन्स कह रहा था कि कामयाब होने के लिए मौका नहीं बल्कि पक्का इरादा, पुख्ता इरादा चाहिए। तो टर्बर्ट ने फिर कहा था कि अगर आप कह रहे हो कि पक्का इरादा होना चाहिए और बंदा कामयाब हो जाता है, तो क्या आपके पास कोई रियल लाइफ स्टोरी है? तो जॉर्कन ने कहा कि हाँ बिल्कुल, एक फैक्ट्स बेस्ड स्टोरी मेरे पास है, मैं आपको सुनाता हूँ। फिर उसने कहानी सुनानी शुरू की थी एक लड़के की जिसका नाम गॉर्जियस था और जिसकी एज 16 थी, जब पहली दफ़ा उसने ख्याल किया था कि वो कोर्ट एक्रोबैट बनना चाहता है। स्टोरी मूव की थी पार्ट 1 के अंदर यहाँ तक कि क्या नाम है, वो एथलीट बनना चाहता था, एक्रोबैट बनना चाहता था, और उसने अपनी एफर्ट्स जो थी वो शुरू कर दी। और आज की लाइन नंबर 1 है वो बता रही है, हाउ डिड ही डू दैट? आज टर्बर्ट ने पूछा कि उसने ये सारा कुछ कैसे किया, यानी कैसे उसने वो पोस्ट क्रिएट करवाई, उसने कैसे उसके ऊपर हायर हुआ और कैसे मकसद में कामयाब हुआ। सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट, सेड जॉर्कन्स। जॉर्कन ने कहा कि मुख्तसर ये या सादा लफ्ज़ों में ये, बाय स्टिकिंग टू इट, कि वो अपनी इस बात पर कायम रहा। ही वेंट इन टू पॉलिटिक्स, वो सियासत में चला गया। दे ऑल डू इन दैट कंट्री, उस मुल्क में सारे लोग ऐसा ही करते हैं। बट ही वेंट इन टू दैम हार्डर दैन एनी वन एल्स, लेकिन गॉर्जियस दूसरे तमाम लोगों की निस्बत ज़्यादा मेहनत के साथ गया सियासत में, यानी इसने पॉलिटिक्स में जाकर दूसरों से ज़्यादा मेहनत की। एंड नेवर गिव अप हिज एम्बिशन, और अपना मकसद इसने कभी नहीं छोड़ा। ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस, यकीनन उसने तकरीरें की, एंड फाइन वंस, और बड़ी उम्दा तकरीरें की, ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, बहुत सारे दूसरे मौज़ूआत के ऊपर भी वो बोला। बट ऑल द वाइल ही स्टक टू हिज वन आइडिया, लेकिन इस सारे अमल के दौरान वो अपनी उस एक बात के ऊपर, अपने उस एक ख्याल के ऊपर कायम रहा। ईयर्स वेंट बाय, साल गुजरते गए, एंड द डे केम, और वो दिन आ गया, व्हेन ही हैड पावर इनफ टू प्रीच हिज एम्बिशन ओपनली, जब उसके पास इतनी ताकत थी कि वो अपने मकसद को खुलेआम बयान कर सकता था। एंड ही टोल्ड देम, और उसने लोगों को सिखाया, हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, कि किस तरह से हमारे मुल्क की इज़्ज़त, एंड ऑफ इट्स एंशिएंट थ्रोन, और हमारा जो कदीम तख्त ताज है उसकी इज़्ज़त में कैसे वुड बी इंक्रीज्ड, अजाफा हो सकता है, इफ़ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वर क्रिएटेड, अगर दरबारी बाजीगर की आसामी पैदा कर दी जाए। यानी लोगों को उसने सिखाया कि हमारी मुल्क की इज़्ज़त में और हमारे मुल्क के तख्त ताज की इज़्ज़त में कैसे इजाफा होगा अगर दरबारी बाजीगर की आसामी पैदा कर दी जाती है। ही गेव एग्जाम्पल ऑफ अदर कोर्ट्स, उसने और बहुत सारी दरबारों की मिसालें दी, एंड ग्रेटर वंस, और ज़्यादा बड़े दरबारों की मिसालें दी, यानी अपने ज़्यादा बड़े मुल्कों के जो दरबार थे उनकी मिसालें दी। ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम, बहुत सारे लोगों ने उसकी मुखालफत की। दैट इज़ पॉलिटिक्स, ये भी सियासत है। ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम, अगरचे उसको यकीनन ज़्यादा लंबा टाइम लगा। दैट इज़ पॉलिटिक्स टू, ये भी सियासत है। बट एज द ईयर्स वेंट बाय, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, ही वोर डाउन अपोजिंग आर्गूमेंट, मुखालफिन के तमाम जो दलाइल थे उसके ऊपर उसने काबू पा लिया। टिल ही हैड टॉट पीपल, हत्ता कि उसने लोगों को सिखा दिया, व्हाट अ लेसन इट वुड बी टू ऑल नेशंस टू हैव अ यंग एथलीट एट कोर्ट, कि तमाम कौमों के लिए ये कितना बड़ा सबक होगा कि दरबार के अंदर एक बाजीगर हो, एग्जिबिटिंग परफेक्ट फिजिकल फिटनेस, और वो दरबार के अंदर मुकम्मल जिस्मानी सलाहियत का मुजाहरा करे। एंड हाउ सच एन एग्जाम्पल वुड स्ट्रेंथन देयर सोल्जियर्स, और ये वाली मिसाल किस तरह से लोगों को मजबूत बनाएगी, सिपाहियों को मजबूत बनाएगी। एंड एनेबल देम, और सिपाही इस काबिल हो जाएंगे फाइनली आखिरकार, टू विन द जस्ट राइट ऑफ द नेशन इन द बैटल, इन द विक्टोरियस बैटल, कि वो एक फतेहयाब जंग के अंदर अपने लोगों के लिए हकूक़ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, अगेंस्ट देयर अकर्स नेबर, अपने बुरे हमसायों के ख़िलाफ़। यानी कि किस तरह से अगर वो बंदा फ़िज़िकल फ़िटनेस का मुजाहरा करेगा, सिपाही देखेंगे अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट रखेंगे, और कल अगर किसी बुरे हमसाये के ख़िलाफ़ जंग होती है तो हमारे मुल्क के लोग जो वो किस तरह से कामयाब हो जाएंगे। एंड सो द आइडिया कॉट ऑन, ये ख्याल फैलता चला गया। एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
और अगर कहानी को मुख्तसरन बताया जाए, द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वाज ड्यूली क्रिएटेड, दरबारी बाजीगर की आसामी जो थी वो बना दी गई, पैदा कर दी गई। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड, इस वक्त तक जब ये आसामी पैदा कर दी गई है, गॉर्जियस के वालिदैन को फौत हुए काफ़ी अरसा हो गया है। बाय देन लिटिल रिमेन टू बी डन, और बहुत थोड़ा अब रह गया था करने वाला। ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर अ फ्यू मोर डेज, अब उसे सिर्फ चंद एक दिन और अपने इस आइडिया पर, अपने इस ख्याल पर कायम रहना था। एंड देन व्हेन द क्वेश्चन अरोज ऑफ चूजिंग एन एथलीट, और जब ये सवाल पैदा होना था कि किस खिलाड़ी को मुंतखब किया जाए टू फिल द न्यूली मेड पोस्ट, इस नई असामी के लिए जो बनाई गई है, इस पर किस खिलाड़ी को तैनात किया जाए, होम कुड दे चूज, तो पूरा मुल्क किसका इंतखाब कर सकता था बट द मैन, सिवाय उस आदमी के, हु हैड वर्क फॉर इट ऑल दोज ईयर, जिसने इस आसामी के लिए ये सारा वक्त, इतने साल जिसने मेहनत की। सो गॉर्जियस वाज अपॉइंटेड द एक्रोबैट टू द कोर्ट, गॉर्जियस को बाजीगर मुकर्रर कर दिया गया। एंड लर्न सो लेट इन लाइफ, और उसने ज़िंदगी में बड़ी देर से सीख लिया, बट ऑलवेज टेक्स टाइम, के बड़ा काम जो होता है वो हमेशा वक्त लेवा होता है। दैट इज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल, और उसके वालिदैन बिल्कुल ठीक कहते थे। इट ओनली रिमेन देन टू इनॉग्रेट हिम, और अब सिर्फ उस पोस्ट की इफ्तिताही तकरीब बाकी रह गई थी। एंड दैट इज़ वेयर आई केम ऑन द सीन, और जो जॉर्किन बता रहा है वो कह रहा है दैट इज़ वेयर आई केम ऑन द सीन, और तब मैं वहाँ पर मंजर पर आया, यानी मैंने भी वो जो तकरीब थी वो देखी। एंड वंडरिंग अबाउट यूरोप, उन दिनों में यूरोप की सैर पे निकला हुआ था। एज आई वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस, सॉरी एज आई यूज टू डू इन दोज डेज, और उन दिनों में मैं यही करता था, यानी मैं सिर्फ आवारगी करता था, यूरोप में घूमता था, सैर करता था। व्हेन फूड यूज टू बी चीप, जब खाना सस्ता था। एंड आई वाज यंग, और मैं जवान था। एंड कुड ईजीली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज, और बड़े लंबे सफ़र जो थे वो बासानी तय कर सकता था। अब ये जॉर्किन अपने बारे में बता रहे हैं कि ये जो मैं बता रहा हूँ, आप आगे इनॉग्रेशन सेरेमनी पूरी दिखाएगा, कह रहे कि वो सारी चीज़ें जो मैंने खुद वहाँ पर देखी हैं। आई केम टू दैट कंट्री, मैं उस मुल्क में पहुँचा। एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, और वो लोग हैरान कुन तौर पर पुरअमन थे। एंड दे लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी, और उन्होंने मुझे भी वो तकरीब देखने का मौका दिया, विच टुक प्लेस एज सुन एज आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट, और ये तकरीब रूनुमा हुई थी आसामी बनाने के फ़ौरन बाद। एज गॉर्जियस यूनिफॉर्म कुड बी गॉट रेडी, और जब गॉर्जियस की यूनिफॉर्म तैयार हो गई थी, यानी गॉर्जियस की यूनिफॉर्म भी तैयार कर ली गई थी और साथ में ये आसामी भी पैदा कर दी गई थी, तो इसके फ़ौरन बाद एक इफ्तिताही तकरीब जो थी वो ऑर्गेनाइज़ की गई। एंड वेरी मैग्निफिशेंट क्लॉथिंग इट वॉज, बड़े शानदार वो कपड़े थे, बड़ा शानदार वो लिबास था। अ टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट, सुर्ख वेलवेट का जिस्म पर चुस्त आने वाला, जिस्म पर फिट आने वाला सूट था। आल गे विद गोल्ड बटन, और उस लिबास के ऊपर सुनहरी बटन लगे हुए थे। एंड शाइनिंग विद लाइंस ऑफ गोल्ड लेस, और उसके ऊपर सुनहरी रंग की झालर लगी हुई थी। दैट वाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, जो उस पूरे लिबास के इर्द गिर्द घूम रही थी। आल गे विद द ग्रेट थ्रोन रूम, अब ये जो थी वो डिस्क्रिप्शन बताई जा रही थी उसके लिबास की, सुर्ख कलर का था, वेलवेट का था, और उसके ऊपर क्या नाम है बीड्स लगे हुए थे, और साथ गोल्ड लेसेस लगी हुई थी उसके पूरे लिबास के ऊपर। यानी वो यूनिफॉर्म जो उसने पहली दफ़ा पहन के ऑडियंस के सामने आना था, उस यूनिफॉर्म की तैयारी के बाद ये तकरीब जो वो रखी गई थी। ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नाजियम, अजीम शाही कमरे को जिम्नाजियम में बदल दिया गया था। विद द मेंबर्स ऑफ रॉयल हाउस सीटेड अलॉन्ग अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, और शाही ख़ानदान के जो लोग थे वो एक उभरे हुए चबूतरे के ऊपर बैठे हुए थे, यानी एक हाई प्लेटफॉर्म जो था, ऊंची जगह जो थी वहाँ पर वो बैठे हुए थे। एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम, और उनके जो वज़रा थे कुछ उनके पीछे खड़े थे और कुछ उनके साथ खड़े थे। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग अलॉन्ग द वॉल, दीवारों के साथ चारों तरफ कमरे के अंदर बड़े बड़े पर्दे जो थे सुनहरी और सुर्ख रंग के लटके हुए थे। एंड हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबैट, और जो झूले थे, रस्से जो थे झूलों के, हंग डाउन विद गिल्डेड रोप्स, उनकी जो रस्सियाँ थी उनको सजाया गया था और वो छत से नीचे लटक रहे थे। एंड अ रो ऑफ नीट हर्डल्स वाज अरेंज, और साफ सुथरी रुकावटों की कतार जो थी वो अरेंज कर दी गई थी, लगा दी गई थी तरतीब के साथ। ऑन द पॉलिश फ्लोर, इस साफ सुथरे फर्श के ऊपर, लाइक द वंस, और ये रुकावटें बिल्कुल उस तरह बनाई गई थी, डेमो बनाया गया था उन रुकावटों की तरह का। ओवर विच गॉर्जियस हैड वन इज रेस व्हेन एट स्कूल, गॉर्जियस ने एक दफ़ा इन्हीं रुकावटों को अबूर करते करते एक दौड़ जीती थी जब वो एक स्कूल बॉय था। बिल्कुल उसी तरह की ये रुकावटें यहाँ बना के रखी गई थी, यानी डेमो के तौर पर, मॉडल के तौर पर। लाइट्स ग्लिटर्ड, हॉल के अंदर स्टेज वाला एरिया और स्टेज का बैकडोर, रोशनी चमकी।
A band in pale green and gold, एक ताइफा, एक म्यूजिशियन का ग्रुप जिन्होंने लिबास पहना हुआ था पेल ग्रीन एंड गोल्ड, सुनहरी और सब्ज रंग का, प्लेड सॉफ्टली, वो आहिस्ता आहिस्ता से उन्होंने धुन बजानी शुरू की। एंड इट वाज इंडीड अ स्प्लेंडेड सीन, और ये बहुत शानदार मंजर था। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज एवरीथिंग देयर, वहाँ पर मौजूद हर एक चीज़, द ब्रिलियंट यूनिफॉर्म्स एंड द लेडीज़ ब्रिलियंट ड्रेस, तमाम तरह के यूनिफॉर्म और तमाम तरह के जो ख़वातीन ने पहने हुए लिबास, वाज अटरली पुट इन द शेड, वो सारे के सारे मदम दिखाई दे रहे थे। बाय द मोमेंट व्हेन द डोर्स ओपन, उस लम्हे जब दरवाज़ा खुला, विद अ फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, और दरवाजे से सुनहरी रोशनियाँ बरामद हुई। एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, और ये बूढ़ा आदमी अपनी शानदार यूनिफॉर्म पहने, अपीयर्ड बिटवीन देम फॉर द क्रॉनिंग ऑफ हिज लाइफ वर्क, अपनी पूरी ज़िंदगी की जो मेहनत थी उसका सिला लेने के लिए लोगों के सामने आया। हिज वाइट हेयर एंड द रेड यूनिफॉर्म ऑफ कोड एक्रोबैट शोड ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन, दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर भली लग रही थी। यानी उसके सफ़ेद बाल उस लिबास के अंदर, उसका लिबास उस सफ़ेद जिस्म के अंदर अच्छा लग रहा था, भला महसूस हो रहा था। एंड इस थिन फिगर, और उसका जो दुबला पतला जिस्म था उसका, विद एज, वॉन विद एज, जो ढल चुका था, यानी जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, वाज मेड ऑल द मोर मेलनकोली, वो थोड़ा अफसुर्दा दिखाई दे रहा था, बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, इस जिस्म पर चुस्त आने वाली यूनिफॉर्म के अंदर। यानी बूढ़ा आदमी जो था वो अपने उस यूनिफॉर्म के अंदर थोड़ा अफसुर्दा भी दिखाई दे रहा था। एज ओ टायर्ड बाई हिज लॉन्ग पेशेंस, शायद वो अपने इस लंबे जो सब्र था उसका, उससे थक चुका था। एंड द वर्क्स ऑफ अ लाइफ टाइम, और अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत से थक चुका था। ही वॉक स्लोली इन हिज पॉइंटेड शूज़, और उसने वो जो नोकदार जूते पहने हुए थे उनके साथ ही वो चलना शुरू किया। एंड लीड ऑन अ गिल्डेड स्टिक, और उसके पास एक छड़ी थी, वो भी सजी हुई थी, डेकोरेट की हुई थी, जिसके ऊपर वो झुका हुआ था। ही केम टू द हर्डल्स, और वो झुकते झुकते उन रुकावटों के पास आया, दैट ही रिमेंबर्ड, जो उसको याद थी अभी भी, ओवर विच वंस ही हैड वन सो ईजी अ विक्ट्री, और उसको याद था कि कितनी आसानी के साथ उसने इन रुकावटों के ऊपर एक दफ़ा मुकाबला जीता था। एज ही केम टू द फर्स्ट, जो ही वो पहली के पास आया, रुकावट के पास, ही लुक अप फॉर अ मोमेंट विद स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन टुवर्ड्स द रॉयल प्लेटफॉर्म, उसने थोड़े उदासी वाली नज़रों के साथ शाही ख़ानदान के लोगों की तरफ जो बैठे हुए थे ऊंची जगह पर, उनकी तरफ देखा। एज दो ही आसम क्वेश्चन विद हिज आइज, जैसे वो अपनी आंखों के साथ कोई सवाल करना चाहता था। वट एवर द क्वेश्चन वाज, इट वाज एडवर्स अंडरस्टूड, सवाल जो भी था इसको फ़ौरन समझ लिया गया। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिम, शाही मुस्कुराहटें जो थीं वो उस आदमी की तरफ थीं। एंड जेंटल अपलॉज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड, और हर हाथ क्या कर रहा था उसके लिए, ताली बजा रहा था। विच ही अंडरस्टूड एट वंस, और इस सारे मंजर को वो आसानी से समझ गया। एंड द ओल्ड बेंट फॉर्म मूव ऑन अवे फ्रॉम हर्डल, और इस तरह वो बूढ़ा आदमी उन रुकावटों से पीछे हटता गया। वंस ही रेज्ड अ हैंड टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स, और एक दफ़ा उसने अपना हाथ उठाया छत के साथ जो झूले लटक रहे थे उनके निचले सिरे को छूने के लिए, दैट वर हंग फ्रॉम सीलिंग, जो छत के साथ लटक रहे थे। बट अगेन द प्लॉज ब्रोक आउट, लेकिन एक दफ़ा फिर से, यानी जो ही उसने अपना हाथ उठाया उस झूले को टच करने के लिए, लोएस्ट पार्ट यानी झूला लटक रहा था उसके निचले सिरे को ऐसे छूने के लिए, अगेन द अपलॉज ब्रोक आउट, एक दफ़ा फिर से उसके लिए तालियां बजाई गई। अश्योरिंग हिम, उसे यकीन दिलाने के लिए, दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, कि अब हम आपसे कोई हकीकी कार्रवाई जो है वो नहीं चाहते हैं, यानी नहीं चाहते कि आप हमें कोई ट्रिक करके दिखाएं। एंड सो हैविंग मेड हिज बोज, और इस तरह झुकते हुए, ही वॉज लेड टू अ सीट, उसे सामने जो लगी हुई उसकी सीट के ऊपर बिठा दिया गया। हिज लाइफ एम्बिशन अचीव, उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका था। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 ईयर्स टू डू इट, उसे ऐसा करने में 60 साल से ज़्यादा का अरसा लग गया। सिंस फर्स्ट ही केम बाई दैट स्ट्रेंज एम्बिशन, जब उसने पहली दफ़ा ये अजीब ख्याल सोचा था, बट ही डिड इट, लेकिन उसने ये कर दिखाया। नॉट मैनी स्टिक्स टू अ थिंग फॉर सो लॉन्ग, कोई बंदा कम ही अपने मकसद पर इतना लंबा अरसा टिक सकता है, कायम रह सकता है, लेकिन इसने ये कर दिखाया। एंड जॉर्कन uttered a quiet sigh, और लास्ट 2 लाइन्स, जॉर्कन ने भी एक आह भरी। सो क्लियरली मोर्निंग ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन, शायद वो भी अपने किसी गुमशुदा जो मकसद था उसके ऊपर आह भर रहा था। दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, शायद वो मकसद उसने खुद छोड़ दिया था। दैट नॉट इवन टर्बट आस्क हिम व्हाट इट वाज, और टर्बट ने भी उससे नहीं पूछा कि उसका मकसद क्या था। और इसके साथ ही हमारा लेसन नंबर 6 वो कंप्लीट होता है, उसकी रीडिंग कंप्लीट होती है। अब हम मूव करते हैं अपने इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स की तरफ जो इस लेसन के अंदर इस्तेमाल हुए, फिर उसके बाद मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ।
So important vocabulary words used in lesson number 6 part second. First word use किया गया यहाँ पे throne and it is used for royal seat, यानी शाही तख्त, शाही ख़ानदान की बैठने की जो जगह उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया throne. सेकेंड वर्ड इज़ इनेगोरेट, इसका मतलब होता है इफ्तिताह करना एंड मीनिंग्स के अंदर है एडमिट टू ऑफिस, यानी ऑफिशियली किसी को एडमिट करना, मान लेना, यानी कि बल्कि इनेगोरेशन होती है जब हम बाकायदा सेरेमनी के ज़रिए किसी बंदे को किसी सीट के ऊपर हायर करते हैं तो उस सेरेमनी को इनेगोरेशन सेरेमनी बोला जाता है. मैग्निफिशेंट मीन शानदार, ज़रक बरक यानी तेज़, ब्रिलियंट आर स्प्लेंडेड. एंड नंबर 4 थ्रोन रूम, शाही कमरा, रूम वेयर रॉयल सीट इज़ प्लेस, वो कमरा जहाँ पर शाही ख़ानदान यानी कि बादशाह के बैठने के लिए भी जगह मुख्तस हो, उस रूम के लिए यूज़ करेंगे थ्रोन रूम. एंड देन नंबर 5 अटरली, मुकम्मल तौर पर, एंड सिनोनिम्स आर गिवन कम्प्लीटली, टोटली आर इंटायरली. एंड नंबर 6 हियर इज़ क्राउनिंग एंड इट मीन्स रिवार्ड. अभी हम टेक्स्ट कंप्लीट किया, एंड पे यूज़ किया गया था कि अब वो बूढ़ा आदमी जो था वो वहाँ पर हाजिर हुआ, ज़ाहिर हुआ उस कमरे के अंदर फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत की क्राउनिंग के लिए यानी रिवार्ड के लिए. एंड देन शो ऑफ करना मीन डिस्प्ले आर एग्जिबिट आर एक्सपोज करना, दिखाना, जाहिर करना. एंड नंबर 8 मेलनकोली, उदास, परेशान. एंड सिनोनिम्स आर सैड, ग्लोमी आर डिजेक्टेड. And second last word from second part of the reward is applause. It means clap करना, cheering यानी खुश होना, ताली बजाना, तारीफ़ी अंदाज में, तारीफ़ के तौर पर ताली बजाना. And the last word from the reward is mourn, मातम करना, grieve or lament or mourn. और ये चंद एक vocabulary words है जो हमारे second part के अंदर इस्तेमाल हुए यूनिट नंबर 6 के अंदर. अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज को. एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चूज़ द करेक्ट आंसर्स. सो स्टेटमेंट रीड आउट करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और राइट आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे. जॉर्किन सेड दैट अ मैन हु वांटेड टू सक्सीड हैड टू बी. जॉर्किन कहते हैं कि जॉर्किन का क्या कहना था कि ऐसा आदमी जो कामयाब होना चाहता है उसे क्या होना पड़ेगा, क्या चाहिए उसके लिए. एथलीट बनना चाहिए, लकी मैन होता है, डिटर्मेंट पर्सन होता है या हार्ड वर्किंग पर्सन होता है. एंड राइट ऑप्शन, जॉर्किन का ये मानना था कि जो इंसान कामयाब होता है ही इज़ अ डिटर्मेंट पर्सन, वो हमेशा कौन सा होता है, पुख्ता इरादे वाला. बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन. द मैन हु कीप्स ऑन विन्स, जो आदमी अपना काम जारी रखता है, जीत लेता है. द रिवार्ड, द रेस, द शील्ड, द ट्रॉफी. राइट ऑप्शन, द मैन हु कीप्स ऑन विन्स द रेस, यानी दौड़ में कामयाब हो जाता है वो इंसान जो अपने कोशिश जारी रखता है. एंड ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन इफ़ ही रियली गिव. कोई भी इंसान, जॉर्किन ने बताया कि स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है अगर वो दे सारा, सम मनी, कुछ पैसा लगाए, ऑल हिज टाइम टू इट, अपना वक्त लगाए, हिज पैशन, अपना जोश लगाए, हिज एनर्जीज, अपनी ताकत लगाए. एंड द राइट ऑप्शन इज़ ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो अपना सारा वक्त उस पर लगाए तो वो कामयाब हो सकते हैं. सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. एंड स्टेटमेंट नंबर 4 हेयर इज़ ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन टू बी अपॉइंटेड. उसका मकसद बड़ा गैर मामूली था, और मकसद क्या था, टू बी अपॉइंटेड, कि उसको हायर किया जाए, मुतय्यन किया जाए, एज एन इंस्पेक्टर, एज अ क्लर्क, एज अ मजिस्ट्रेट, एज अ कोर्ट एक्रोबैट. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज एज अ कोर्ट एक्रोबैट, दरबारी बाजीगर. नंबर 5 एट द एज ऑफ 16 ही वॉन द, 16 साल की उम्र में उसने जीता था हाई जंप, 100 यार्ड, द हर्डल्स और हाई जंप, द 100s एंड द 100 यार्ड्स. यानी पहले उसने 3 ऑप्शन सेपरेट करके दिए हैं और लास्ट ऑप्शन के अंदर ए बी सी ऑप्शन तीनों इकट्ठे हैं. और यही हमारा राइट ऑप्शन है कि उसने हाई जंप भी जीता हुआ था, हर्डल रेस एंड 100 यार्ड्स, तीनों तरह के जो कॉम्पिटिशन से उसने विन किए हुए थे. एंड नंबर 6 गॉर्जियस प्रोबेबली वांटेड टू, गॉर्जियस चाहता था, मेक हिज कंट्री पावरफुल, मुल्क को मजबूत करना, प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग, अपने वालिदैन को गलत साबित करना, वियर अ स्प्लेंडेड यूनिफॉर्म, शानदार लिबास पहनना, और क्रिएट अ पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट या दरबारी बाजीगर की आसामी बनवाना. एंड दिस इज द लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, क्रिएट अ पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट. स्टेटमेंट नंबर 7 हियर इज व्हेन गॉर्जियस वाज इनॉग्रेटेड, जब गॉर्जियस का इफ्तिताह किया गया उस पोस्ट का, द पीपल अपलॉडेड, लोगों ने तारीफ ही, ताली बजाई, बिकॉज, क्योंकि ही हैड अचीव्ड हिज एम्बिशन, वो मकसद हासिल कर चुका था. ऑप्शन बी, लुक स्प्लेंडेड इन हिज यूनिफॉर्म, अपने यूनिफॉर्म के अंदर खूबसूरत दिखाई देता था. या ऑप्शन सी, परफॉर्म्ड ऑन द हर्डल एंड स्विंग, उसने वहाँ पर वो परफॉर्मेंस करके दिखाई थी रुकावटों के ऊपर और उसके झूले के ऊपर. और डिफीटेड हिज एनिमीज, या उसने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी थी. लोगों ने तारीफ़ी ताली बजाई थी क्योंकि ही हैड अचीव्ड हिज एम्बिशन. ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, कि वो अपनी मकसद में कामयाब हो चुका था. एंड द ग्रेट रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू काइंड ऑफ जिम्नाजियम, इनटू काइंड ऑफ अजीम, जो शाही कमरा था उसे किस में बदल दिया गया था, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, रैक, ट्रैक और जिम्नाजियम. तो राइट ऑप्शन जिम्नाजियम. एंड सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट हेयर इज टर्बट आस्क्ड जॉर्गिन, टर्बट के बाद स्टेटमेंट के साथ नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं.
ए ऑप्शन आस्क्ड जॉर्कन्स व्हाट हिज एम्बिशन वाज, टर्बर्ट ने जॉर्कन से पूछा था कि उससे उसके एम्बिशन क्या है, या टर्बर्ट बिलीव्ड जॉर्कन स्टोरी, टर्बर्ट को जॉर्कन की स्टोरी पर बिलीव था, या टर्बर्ट डिसएग्रीड विद जॉर्कन, टर्बर्ट जॉर्कन से डिसएग्री करता था, और टर्बर्ट इम्प्रूव्ड जॉर्कन स्टोरी, या टर्बर्ट ने जॉर्कन की कहानी को इम्प्रूव किया। राइट ऑप्शन टर्बर्ट डिसएग्रीड विद जॉर्कन्स, क्योंकि टर्बर्ट का मानना था कि अपॉर्चुनिटी और जॉर्कन्स का मानना था कि डिटर्मिनेशन, तो टर्बर्ट जो था वो इस आइडिया से डिसएग्री करता था। लास्ट स्टेटमेंट हियर इज गॉर्जियस अचीव्ड हिज एम्बिशन बाय, गॉर्जियस ने अपना मकसद अचीव किया बाय बिल्डिंग अ स्केटिंग रिंक, एक स्केटिंग रिंक बना के, गोइंग टू इनटू पॉलिटिक्स, सियासत में जाके, गेटिंग अपॉर्चुनिटी और विनिंग द 100 यार्ड। तो राइट ऑप्शन है गेट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, वो सियासत में चला गया था जिसके ज़रिए उसने अपना मकसद हासिल किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज इज क्वेश्चन आंसर्स एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। वन बाय वन करके इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आंसर्स के वो डिस्कस करेंगी ताकि आंसर अटेम्प्ट करने में आसानी हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस एट द क्लब, किस मौजू पर क्लब के अंदर बातचीत हो रही थी। क्वेश्चन नंबर लाइन नंबर 1 भी पेज की यही है कि द डिस्कशन वाज अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन, द सब्जेक्ट वाज डिस्कस वाज अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन, दो मज़ामीन के ऊपर, दो सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही थी, अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन के ऊपर। व्हाट डिड टर्बर्ट थिंक ऑफ जॉर्कन्स आर्गूमेंट, टर्बर्ट जॉर्कन्स के बारे ख्यालात के बारे में क्या कहता था। टर्बर्ट का ये मानना था कि देखो ज़िंदगी एक दौड़ की मानद है जिसमें इंसान थोड़ी देर के बाद क्या ना थक जाता है, बैठ जाता है, ये किसी और काम के अंदर दिलचस्पी लेता है, यानी इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना पुख्ता इरादा करे और लंबा अरसा वेट करे। टर्बर्ट का ये मानना था। और हाउ डिड जॉर्कन्स कन्विंस दैट अ मैन कैन बिकम अ स्केटर, उसने कैसे कहा कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है सहारा का। जॉर्कन्स का ये कहना था कि अगर किसी इंसान का इरादा मजबूत हो और वो स्केटिंग चैम्पियन सहारा का बनना चाहता हो, अगर जो उसके पास पैसे ना हों फिर भी वो बन सकता है, वो पैसे भी अरेंज कर लेगा, स्केटिंग रिंक भी ऑर्गेनाइज करेगा, कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करेगा और फाइनली वो बन जाएगा। और लास्ट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इफ़ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो अपना सारा वक्त इसको देगा, यानी फुली जो है वो हर टाइम प्लान करेगा अपने उस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो यकीनी वो कामयाब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गॉर्जियस परसुएडेड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग, गॉर्जियस ने कैसे परसू किया अपने लोगों को कि वो अपने मुल्क को मजबूत बना सकते हैं। गॉर्जियस ने कहा कि देखो अगर दरबारी बाजीगर की असामी पैदा कर दी जाती है, ये बाजीगर दरबार के अंदर, बादशाह के दरबार के अंदर फिजिकल फिटनेस का मुजाहरा करेगा, जिससे जो आर्मी के लोग होंगे वो देखेंगे और आर्मी अपने आप को मजबूत बनाएगी, और वही आर्मी कल जब दुश्मनों के खिलाफ लड़ेगी तो हमारे लिए हकूक़ हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, यानी हमें सेव करने में कामयाब हो जाएगी। उसके बाद व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस, गॉर्जियस के वालिदैन का नुक्ता नज़र क्या था। गॉर्जियस के वालिदैन के साथ जब गॉर्जियस ने शेयरिंग की कि मैं ऐसे बनना चाहता हूँ, तो गॉर्जियस के वालिदैन का ये कहना था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है बट इट विल टुक अ लॉन्ग टाइम, इसको एक लंबा अरसा लगेगा और इतना लंबा अरसा सब्र करना इंतहाई मुश्किल काम है। यानी उनका भी मानना था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। एंड व्हाट डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन, सॉरी व्हाट वर द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द फंक्शन ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के वो मनाजर बयान करें किस तरह से इफ्तिताही तकरीब जो थी वो की गई। तो अभी हम लास्ट पार्ट के अंदर भी डिस्कस किया कि नंबर 1 जो थ्रोन रूम था उसको कन्वर्ट कर दिया गया था जिम्नाजियम के अंदर। सेकंड पॉइंट, जितनी दीवारें थी उनके ऊपर ब्लेंड्स यानी पर्दे लटका दिए गए थे गोल्ड एंड रेड कलर के। नंबर 3 पॉलिश फ्लोर था। नंबर 4 वहाँ पर मॉडल्स बना के रखे गए थे स्विंग्स के और हर्डल्स के। और नंबर 6 ऑडियंस जो बैठी थी वो अपलॉज कर रही थी उसके लिए। एंड नेक्स्ट डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन, राइट 5 सेंटेंसेस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एज अबव ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, वही आंसर हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। एंड व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ गॉर्जियस ऑन द ओकेजन, गॉर्जियस के एहसासात किस तरह के, क्या फील कर रहा था इस मौके पर। और लास्ट लाइंस के अंदर हमने पढ़ा था टेक्स्ट के अंदर कि गॉर्जियस जो था वो अपनी इस पूरी ज़िंदगी की मेहनत से ऐसे लगता था जैसे थक चुका हो। वो उस टाइट फिटिंग सूट के अंदर जो रेड वेलवेट का था उसके अंदर उदास भी नज़र आ रहा था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद जो था वो अचीव कर लिया था और अच्छा महसूस कर रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड गॉर्जियस यूज़ एनी शॉर्टकट, क्या गॉर्जियस ने इस लेवल तक पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट इस्तेमाल किया, कोई गलत रास्ते का इंतखाब किया? बिल्कुल नहीं, गॉर्जियस ने यहाँ तक इस मंजिल तक पहुँचने के लिए अपनी मेहनत का इस्तेमाल किया। हाउ लॉन्ग हैड गॉर्जियस टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन अचीव, कितना देर उसे कायम रहना पड़ा यानी अपनी इस मकसद को हासिल करने के लिए। ही हैड टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन अचीव्ड ऑलमोस्ट मोर देन 60 ईयर, 60 साल से ज़्यादा का अरसा लग गया उसे अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए। क्वेश्चन आंसर सेशन भी हमारा इसके साथ कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके साथ डिस्कस कर लिए।
इस उम्मीद के साथ कि आज का लेसन भी आपने समझ लिया होगा, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर। ओके, मूव करते हैं अपने जो ग्रामर पोर्शन था हमारा, उसमें हम 26 to 30 पेयर ऑफ वर्ड्स उनके मॉडल सेंटेंसेस आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड हेयर इज असे, परखना। हाउ कैन वी असे प्योर गोल्ड, हम खालिस जो सोना है उसको कैसे परख सकते हैं। और ऐसे मजमून हिज ऐसे वाज पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, उसका ऐसे जो था वो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश किया गया। एंड सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड असेंट, रजामंदी, ही गेव इज असेंट टू द बिल, उसने इस बिल पर अपनी रजामंदी शो की। और असेंट, चढ़ाई, द असेंट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज नॉट ईजी, पहाड़ के ऊपर चढ़ाई जो थी वो इतनी आसान नहीं थी। थर्ड पेयर ऑफ वर्ड औरल, कान से मुतल्लिक, ही इज़ एन औरल सर्जन, वो एक औरल सर्जन है, स्पेशलिस्ट है। एंड औरल, ज़ुबानी, ही फेल्ड इन द औरल टेस्ट, वो ज़ुबानी टेस्ट के अंदर नाकाम हो गया। एंड नेक्स्ट एवोकेशन, मशगला, हर एवोकेशन इज़ पेंटिंग, उसका मशगला है पेंटिंग। एंड वोकेशन, पेशा, बाय वोकेशन आई एम अ टीचर, पेशे के लिहाज से मैं एक उस्ताद हूँ। एंड लास्ट पेयर ऑफ वर्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑडिबल, जो सुना जा सके, सुने जाने के काबिल। योर स्पीच वाज ऑडिबल, आपकी जो तकरीर है वो सुनी जाने के काबिल है। और एडिबल, खाने के काबिल, दिस फ्रूट इज़ नॉट एडिबल, ये खाना, ये जो फल है ये खाने के काबिल नहीं है। इसके साथ ही आज का हमारा टेक्स्ट पोर्शन भी और ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट हुआ। इस उम्मीद के साथ कि आपने आज के लेसन को अंडरस्टैंड कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।